बड़ी शफाफ सड़क थी जिसके दोनों तरफ लगी स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से सामने सड़क पर दिखाई देने वाली हर चीज बड़ी वाज़ेह नजर आ रही थी। ये रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। एक नीले रंग की वैगन जिसमें उस वक्त 7 अफराद, जिनमें से 2 लेडीज और एक मर्द, 3 बच्चे और एक छोटी बच्ची शामिल थी। वैगन सड़क पर 85 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फराटे भरती मशरिक की जानिब बढ़ती जा रही थी। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था और मर्द के साथ वाली सीट पर विराजमान एक खूबसूरत और दरमियानी उम्र की औरत हाथ में कोक की डिस्पोजेबल बोतल थामे आहिस्ता आहिस्ता घूंट भर रही थी। पिछली सीट पर एक और औरत जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल के लगभग जरूर होगी बैठी थी और उसके साथ एक बच्चा और एक बच्ची भी थे और उनकी पिछली सीटों पर 2 बच्चे बैठे मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ थे। गाड़ी की रफ्तार से बखूबी अंदाजा हो रहा था कि इसके मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी है। जिस रफ्तार से वो आगे बढ़े चले जा रहे थे, इससे किसी नाखुशगवार हादसे का अंदेशा था। लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग जिन हाथों में था, उससे अंदाजा होता था कि ड्राइव करने वाला ड्राइविंग में बला का तजर्बा रखता है। इसलिए गाड़ी बगैर डगमगाए सीधी सड़क पर फराटे भरती जा रही थी। मेरे ख्याल में हमें रात 12 बजे के करीब शाम नगर पहुंच जाना चाहिए। मर्द की आवाज गाड़ी में गूंजी। जी मुझे भी यही लगता है, क्योंकि पिछली बार जब हम घर से निकले थे तो उस वक्त हमारी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर थी और हमें 3 घंटे लगे थे। लेकिन अब जब हम 85 की स्पीड से जा रहे हैं तो उम्मीद है 1 घंटे पहले ही शाम नगर पहुंच जाएंगे और रस्म से आधे घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। साथ बैठी उस खूबसूरत औरत ने कोक सिप करते हुए जवाब दिया। लेकिन भाईजान मैं आपसे यही कहूंगी कि आप गाड़ी को तेज न चलाएं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। पीछे बैठी दूसरी औरत ने लुकमा दिया। वो चेहरे से हकीकत में डरपोक लग रही थी। इसकी बात सुनकर सामने बैठे दोनों मर्द और औरत जोर से हंसती है। वो उसकी बुज़दिली और खौफ से महसूस हो रहे थे। सना तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं पहली बार इतनी स्पीड से ड्राइव कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बहुत कम सफर करते हो, इसलिए मुझे इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते देखकर घबराते हो, मर्द ने सामने देखते हुए कहा। इससे पहले कि पीछे से कोई जवाब मिलता, उसने अचानक से जोर से ब्रेक लगा दिए और गाड़ी उलटते उलटते बच गई। उफ मेरे खुदा, ये क्या चीज थी जो अचानक सड़क के दाईं तरफ से लुढ़कती हुई ऐन उनकी गाड़ी के सामने एक फुटबॉल की मानिंद उछली और सड़क के दूसरी जानिब चली गई। अगर वो बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो शायद वो चीज उनकी विंड स्क्रीन से जरूर टकरा जाती। अचानक ब्रेक लगने और गाड़ी के डगमगाते ही साथ वाली औरत और पीछे के तमाम अफराद खौफजदा होकर चीखने चिल्लाने लगे और खुद मर्द की हालत भी पतली हो रही थी, क्योंकि वो भी इस अचानक मुसीबत से घबरा गया था। अगर वो ड्राइविंग में महारत ना रखता होता तो उस वक्त तो सड़क के किनारे जख्मी हालत में पड़े एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे होते। लेकिन इस वक्त उसकी महारत ने इस समेत उसकी फैमिली के तमाम अफराद को महफूज रखा। गाड़ी एक जानिब खड़ी करके और तमाम अफराद की खैरियत दरियाफ्त करके वो अपनी साइड का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसकी फैमिली ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो इंसानी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बाहर निकल चुका था। उसका रुख उसी जानिब था जिस तरफ वो अजीब चीज लुढ़कती हुई चली गई थी। उसके घर के दीगर अफराद गाड़ी में बैठे आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। दूसरे लम्हे वो मर्द बड़ी तेजी से भागता हुआ गाड़ी की जानिब लपका। उसके चेहरे पर से यूं लग रहा था जैसे किसी ने सिरिंज से उसके चेहरे का तमाम लहू खींच लिया हो। उसकी आंखें फटी फटी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में गाड़ी के अंदर से साफ दिखाई दे रही थी। गाड़ी के नजदीक पहुंचते ही दूसरे लम्हे उसने जल्दी से दरवाजा खोला और तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके उसने आगे बढ़ा ली। लेकिन अभी वो एक फरलांग ही गए होंगे कि सामने सड़क पर एक इंसानी जिस्म उछलता हुआ नमूदार हुआ, जो सर से महरूम था और उसकी गर्दन से खून फवारे की मानिंद टपक रहा था। उसे इस तरह उछलते देखकर तब तारी कबीले की याद ताजा हो गई, जब वो लोगों पर जुल्म ढाने के नित नए तरीके ढूंढते और उन्हें अजियत देकर खुश होते थे। उनके कबीले में ऐसा दिल दहला देने वाला ये खेल भी था कि वो मुजरिमों को सजा के तौर पर एक ऐसे इंसानियत सोज घिनौने खेल को अपने तई सरंजाम देते कि जिसको देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। उनके मुताबिक वो जिंदा इंसानों का सर गर्दन से थोड़ा ऊपर तक काट डालते और फिर जब खून का फवारा उनकी गर्दनों से फूट पड़ता तो वो फौरन उनकी गर्दनों पर लोहे की तवा नमा प्लेटें खूब गर्म करके रखते, जो इंसानी जिस्म की खाल के साथ यूं चिपक जाती जैसे किसी ने लोहे के साथ मकनातीस चिपका दिया हो। ऐसा करने से जिस्म से निकलने वाला खून बाहर निकलने की कोशिश करता,
लेकिन रुकावट होने की वजह से इंसानी जिस्म के अंदर दोबारा लौटकर एक इंतशार पैदा कर देता और इस सारी कार्रवाई में वो इंसानी जिस्म यूं उछलते जैसे रक्स कर रहे हों, मौत का रक्स। बहरहाल इस तरह के हजारों किस्से हमारी तारीखी किताबों में मिलेंगे, जिन्हें पढ़कर अंदाजा होता है कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक जालिम और खूंखार इंसान पैदा होने के बाद दोबारा मिट्टी में मिल गए। उस वक्त जो सूरत हाल उनके सामने थी वो भी एक खौफजदा करने वाली हकीकत थी, जिसे देखकर अच्छा भला इंसान भी खौफ से चीखने लगता। रात का वक्त था और शाम नगर की तरफ जाने वाली इस सड़क पर इतना रश न होता, क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर लोगों के पास अपनी सवारी नहीं थी और वो लोग ज्यादातर बसों में सफर करते थे और इस इलाके में आने वाली और जाने वाली बसें अपने टाइम टेबल के मुताबिक अपना सफर पूरा करके अपनी मंजिल पर आराम कर रही थी। इसलिए रावी चैन ही चैन लिखता था और इस सुनसान सड़क पर उस वक्त वो वाहिद गाड़ी मालिकान थे और उनके सामने जिंदा हालत में इंसानी जिस्म उछल उछल कर सड़क के बीच रक्स कर रहा था। ये एक और मुसीबत देखकर गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग खौफ से चीखने लगे, लेकिन मर्द ने उनके चीखने की परवाह किए बगैर जल्दी से गाड़ी को उस जिस्म के नजदीक पहुंचकर एक साइड से निकालने की कोशिश की और दूसरे लम्हे एक अजीबोगरीब वाकया रूनुमा हो गया। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो शायद वो दाएं तरफ से नमूदार होने वाले उस इंसान से टकरा जाता जो अचानक उछलकर सड़क पर आ गया था। उसके चेहरे पर खरगोश की शक्ल का एक मास्क चढ़ा हुआ था और उसके हाथ में लंबे दस्ते वाली कुल्हाड़ी थी। अब सारी गेम इनकी समझ में आ चुकी थी। इस उछलते जिस्म का कातिल यही मास्क पहने शख्स था। वो बेगुनाह कौन था? उस शख्स ने उसे क्यों कत्ल किया था? रात के वक्त वो बेगुनाह शख्स यहाँ सड़क के दूसरी तरफ क्या कर रहा था? और ये मास्क पहने शख्स कौन है? ये सब सवालात के जवाबात किसी के पास नहीं थे और ना ही वो ये जानना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त जिन हालात में वो सब फंसे हुए थे उससे जान छूट जाए यही गनीमत थी। उस शख्स के अचानक सामने आते ही गाड़ी एक जोरदार टक्कर के साथ उसके साथ टकराई, जिससे वो शख्स झटका लगते ही दूर जा गिरा। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर सड़क पर ही गिर गई और दूसरा लम्हा उन सब पर बहुत भारी था, क्योंकि इतनी जोरदार टक्कर लगने के बावजूद वो मास्क पहने शख्स यूं उछलकर दोबारा खड़ा हो गया जैसे किसी ने गाड़ी नहीं बल्कि उसके हाथ से हल्का सा धक्का दिया हो। गाड़ी की टक्कर लगते ही मर्द ने जल्दी से गाड़ी एक साइड पर रोक दी, वरना बेकाबू होने से वो उलट भी सकती थी। और गाड़ी के अंदर से उस गिरते शख्स को खौफजदा नजरों से वो देख रहे थे कि अचानक उसके दोबारा उठकर उनके गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर जैसे उन्हें होश आ गया और मर्द ने जल्दी से गाड़ी दोबारा स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। लेकिन इस बार वो होश में था और इस बार उसने गाड़ी उस सामने से आने वाले शख्स पर चढ़ा दी। गाड़ी एक बार फिर उसके जिस्म से टकराई, लेकिन इस बार उन्होंने उसका अंजाम देखने के बजाय गाड़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। बैक व्यू मिरर में उन्हें वो शख्स सड़क पर लेटा दिखाई दिया। यूं लगता था जैसे इस बार उसे शदीद चोट लगी हो, शायद इसलिए वो बार बार उठता दिखाई नहीं दिया। इस सारी सूरत हाल में रात के 11:30 बज चुके थे। वो काफी लेट हो चुके थे, वरना उस वक्त वो शाम नगर के नजदीक पहुंच चुके होते। गाड़ी तेजी से फराटे भरती सड़क पर दौड़ती जा रही थी और फिर जल्द ही वो मेन सड़क से दाएं तरफ बनी एक और सड़क पर मुड़ गए। ये छोटी सड़क जो तकरीबन 12 फुट चौड़ी होगी, सीधी शाम नगर के अंदर जाकर खत्म होती थी। सुबह और शाम के वक्त इसी सड़क पर सफर करके बस मेन सड़क पर पहुंचती जो सीधी शहर की जानिब जाती थी। इस वक्त गाड़ी में जो ड्राइविंग सीट पर विराजमान मर्द था उसका नाम मंजूर था, जिसका शहर में एक बर्तन बनाने का छोटा सा कारखाना था जिसमें 25 से 30 अफराद मुलाजिम थे। उसके साथ उसकी फैमिली के अफराद के साथ साथ उसकी बहन भी इस गाड़ी में सवार थी। वो लोग चूंकि पहले ही शाम नगर में रहते थे, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद मंजूर अहमद शहर में अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुका था, लेकिन आसूदा जिंदगी गुजारने के बावजूद वो अपने इलाके के लोगों से मिलने जुलने का कोई मौका हाथ से नहीं गवाता था। इसलिए इस बार भी जब उसे शाम नगर से एक दोस्त के बेटे की शादी का दावतनामा मिला तो वो अपनी तमाम तर मसरूफियात बलाई ताक रखकर शादी में शरीक होने के लिए निकल पड़ा। दिन भर के काम काज निपटा कर उसने रात को सफर करना ज्यादा मुनासिब समझा, ताकि मौसम भी ठीक होगा और वह सुकून से शाम नगर पहुंच सके। लेकिन इस वक्त जिन हालात से उनका सामना हो चुका था, इससे वो सब खौफजदा हो गए और जल्द अज जल्द शाम नगर पहुंचना चाहते थे। बड़ों को फिक्रमंद और गड़बड़ाहट में देखकर बच्चे भी खौफजदा नजरों से उन्हें गाड़ी के बाहर झांकने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें हर लम्हा यूं लगता जैसे अचानक कोई उनकी गाड़ी के सामने आ जाएगा,
या चलती गाड़ी का शीशा तोड़कर उनकी गर्दनों को दबोच लेगा। इस खौफ की कैफियत में वो सफर करने पर मजबूर थे। ये छोटी सड़क तकरीबन 40 किलोमीटर तवील थी और अभी उन्हें मजीद सफर करना था। सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त थे, जिनके दूसरी तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा था, और हर गुजरता लम्हा उन पर यह खौफ तारी कर रहा था जैसे अचानक दरख्तों के अंदर से कोई और बला उछलकर उनके सामने आ जाएगी। गाड़ी में हर कोई खामोश था और खौफजदा नजरों से बाहर देख रहा था। पीछे बैठी औरत मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। गालिबन वो दुआएं वगैरह पढ़ने में मसरूफ थी, और फिर उनका खौफ उन सब पर गालिब आ गया। एक बनमानस की शक्ल और जसामत में, जिसके तमाम जिस्म पर स्याह घने बाल थे, गाड़ी की रोशनी में सड़क पर टहल रहा था। उसके टहलने का अंदाज यूं था जैसे कोई अपने घर के बागीचे में चहलकदमी कर रहा हो। उसका फासला बमुश्किल 50-60 फीट का होगा, लेकिन गाड़ी की रोशनी में उसके खदोखाल साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि सड़क छोटी होने की वजह से क्या करें। जाहिर है दोनों तरफ घने दरख्त थे, और ये बला भी शायद उन दरख्तों के अंदर कहीं रहती होगी, जो इस वक्त ऐन उनके सामने मौजूद थी। उसे सामने देखकर सबकी खौफ से चीखें निकल गईं, और मंजूर अहमद भी घबरा गया। वो चूंकि इसी इलाके में रह चुका था, लेकिन इस तरह के भयानक वाकयात उसने पहले नहीं देखे थे। हो सकता है शाम नगर के बासियों से शायद ऐसी चीजों का वास्ता पड़ चुका हो, लेकिन वो शाम नगर पहुंचते तो उन्हें मालूम होता। अभी तो वो खुद इन मसाइल में उलझे थे और अपनी जान बचने की दुआएं मांग रहे थे। वो बनमानस नमा इंसान गाड़ी की रोशनी देखकर दांत निकाले घुरा रहा था। उफ मेरे खुदाया, रात के इस पुरअसरार सन्नाटे में कि सुनसान सड़क पर अपनी फैमिली के साथ मौजूद होने का एहसास, और सामने एक ऐसी मखलूक का जिंदा हालत में मौजूद होना, एक अच्छे भले इंसान के जिस्म में खून जमा देने के लिए काफी था। बच्चों ने चीख चीख कर गाड़ी में एक शोर बर्पा कर रखा था। पीछे बैठी औरत उन्हें चुप करवाने की भरपूर कोशिश में मसरूफ थी, लेकिन जैसे वो ना चाहते हुए भी चीखने पर मजबूर थे। खुद उस औरत की अपनी हालत पतली हो रही थी। मंजूर अहमद गाड़ी में लगे बैक व्यू मिरर में अपने पीछे नजरें जमाए ये देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई और गाड़ी भी उनके पीछे आ रही हो तो शायद मदद मिल जाए, लेकिन ये उसकी सिर्फ खाम ख्याली थी, क्योंकि मीलों तक किसी गाड़ी की कोई हेडलाइट्स का नामो निशान तक नहीं था। और दूसरे लम्हे उसने सर झटकते हुए रुकी गाड़ी को फुल स्पीड से उसी बला की जानिब बढ़ा दिया। उसने एक्सीलेटर पर पांव बढ़ाते हुए गियर लगाया चौथा और सीधा उस सामने नजर आने वाली बला की जानिब देखते हुए गाड़ी उस पर चढ़ा दी। बला शायद इस सलूक की तवक्को बिल्कुल नहीं रखती थी और अभी तक सड़क के बीचों बीच खड़ी अपनी दांत किचकिचा रही थी। गाड़ी को किसी बिफरी हुई अफियत की तरह अपने नजदीक बढ़ते देखकर, इससे पहले कि वो अपने बचाव के लिए कुछ करती, गाड़ी किसी बिफरे हुए वहशी सांड की तरह उससे टकराती हुई आगे निकल गई। वो अफरियत गाड़ी की जोरदार टक्कर से उछलकर सड़क के बाएं जानिब गिरी और लुढ़कती हुई अंदर कहीं दरख्तों में गायब हो गई। वो लोग उसके अंजाम को देखने के बजाय गाड़ी में खौफ से सिमटे और खुद के जिंदा बच जाने पर शुक्र अदा करते आगे बढ़ते चले गए। मंजूर अहमद की हाजिर दिमागी काम आ गई, वरना शायद वो अफरियत उनमें से किसी को नुकसान पहुंचा देती। रात मजीद गहरी होती चली जा रही थी, लेकिन अभी उनका सफर बाकी था। उन्हें हर लम्हा यही महसूस होने लगा जैसे अभी दरख्तों के दोनों तरफ से कोई ना कोई मुसीबत वारिद हो जाएगी। उन पर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि उन्हें दरख्त भी देवों की मानद लग रहे थे कि जैसे उनके नजदीक पहुंचते ही उन पर झपट पड़ेंगे। उनके मोहतात अंदाजे के मुताबिक अभी उन्हें मजीद 20 किलोमीटर का सफर तय करना था, लेकिन ये 20 किलोमीटर उन्हें 2000 किलोमीटर के बराबर महसूस हो रहे थे, क्योंकि जिस तरह के हालात पेश आ रहे थे उससे तो यही जाहिर होता था कि उन पर गुजरने वाला हर पल एक नई मुसीबत लेकर आ रहा है। गाड़ी में एक गंभीर खामोशी तारी थी। हर शख्स अपने अपने दिल में कुरानी आयात का विर्द कर रहा था और इस मुसीबत ज़दा सफर के खत्म होने की दुआएं मांग रहा था। मंजूर अहमद अब मोहतात हो गया था और सड़क के सामने नजरें रखने के साथ दाएं बाएं भी देखता जा रहा था। वो अगर अकेला होता तो शायद इतना फिक्रमंद न होता, लेकिन इस वक्त उसके साथ पूरी फैमिली थी और उन्हें किसी मुसीबत से दो चार करने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पेट्रोल टैंक फुल करवा लिया था, इसलिए उस तरफ से कोई परेशानी नहीं थी। छोटी सड़क पर गाड़ी की रफ्तार तेज करने पर कोई डर नहीं रहा था, क्योंकि ये एक छोटी सड़क थी। दूसरा, रात के वक्त दूर दूर तक किसी और गाड़ी का नामो निशान नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी उन्होंने 6-7 किलोमीटर का फासला तय किया होगा कि अचानक उनकी गाड़ी की ब्रेकें चीखती हुई सड़क पर रुकते रुकते भी 25-30 फीट तक घिसकती चली गई
अचानक ब्रेक लगाने से सड़क पर टायरों के निशान पड़ गए और रबड़ के जलने की बदबू गाड़ी के आसपास फैल गई। मंजूर अहमद आंखें फाड़े गौर से बैक मिरर में देख रहा था। गाड़ी के तकरीबन 20 फीट के फासले पर एक शख्स बड़ा दिखाई दिया। उसका सफेद लिबास खून में लथपथ था और वो यूं टेढ़े मेढ़े अंदाज में सड़क पर पड़ा था जैसे किसी ने गीला तौलिया निचोड़कर रस्सी पर डाल दिया हो। या अल्लाह, ये कौन था? उस वक्त रात के अंधेरे में अचानक सड़क पर कैसे निकल आया? कहीं हकीकत में तो उन्होंने अपने इलाके के किसी मुसाफिर को तो नहीं मार डाला? हो सकता है ये शख्स आसपास के किसी इलाके का हो और किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो। ये सब सवालात उन सब के जहनों में बिजली की तरह गूंज रहे थे और वो सब बेबसी से गाड़ी में बैठने अपने होठ चबा रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। क्या इस तरह इस हालत में सड़क के दरमियान उसे छोड़कर भाग जाए? हो सकता है वो जिंदा हो और अगर उसे इमदाद मिल जाए तो शायद उस बेगुनाह की जान बच जाए। ये सब कुछ मंजूर अहमद के दिमाग में गड़मड़ हो रहा था। क्या करें, गाड़ी से उतरकर देखूं? मंजूर अहमद की आवाज गूंजी और वो यूं सब उछल पड़े जैसे गाड़ी में कोई बम फट पड़ा हो, क्योंकि वह सब खौफ से आंख फाड़े गाड़ी के पीछे सड़क पर खून में लथपथ उस आदमी को देखने में मसरूफ थे। नहीं नहीं, जल्दी से निकल चलो, पता नहीं हकीकत में कोई इंसान है या स्पेस में कोई मुसीबत। साथ बैठी उसकी बीवी ने जवाब दिया। उसकी आवाज में लर्जिश थी, शायद वो बहुत खौफजदा हो गई थी। बच्चे सहमे सहमे अपने साथ बैठी उस औरत से चिमटे हुए थे। उन्हें शायद पूरी तरह हकीकत से आशनाई नहीं थी, इसीलिए वो सिर्फ खौफ से सिमटे बैठे थे। मंजूर अहमद ने कुछ देर तक सोचा, फिर सर हिलाते हुए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि रात के उस वक्त इस सुनसान सड़क पर इन अजीब व गरीब हालात में एक पैदल शख्स जिंदा कैसे बच सकता है। इसलिए हो ना हो ये कोई और ही मुसीबत थी। इसलिए उसने बीवी के मशवरे पर अमल करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन अभी मजीद 10 किलोमीटर तक का फासला बाकी था। वो सब दिल ही दिल में खैर खैरियत से शाम नगर तक पहुंचने की दुआएं कर रहे थे। अभी उन्होंने बमुश्किल 2 किलोमीटर तक का फासला तय किया होगा कि उन्हें दूर सड़क के दाएं जानिब गाड़ी की हेडलाइट्स में एक औरत सफेद लिबास में चलती दिखाई दी। वो यूं मजे से दाएं जानिब दरख्तों के नीचे चल रही थी जैसे किसी बाग में चहलकदमी कर रही हो। उसके खुले बाल हवा होने के बावजूद दाएं बाएं उड़ रहे थे। सोचने की ये बात थी कि मौसम में किस कदर खुनकी थी, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। फिर उसके बाल हवा में कैसे उड़ रहे थे? जैसे जैसे वो उसके नजदीक पहुंच रहे थे उसके खदोखाल वाजे होते जा रहे थे। उसके जिस्म पर सफेद लिबास था और हैरत की बात ये थी कि उसके पांव नंगे थे, लेकिन पीछे की जानिब नहीं। जिस तरह आम तौर पर कहा जाता है कि पिछल पैरी चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं, लेकिन इस वक्त जो औरत उनके सामने मौजूद थी वो अपने सीधे पांव से चल रही थी। हो सकता है ये मॉडर्न बला हो। ये मज़ा का खेज ख्याल मंजूर अहमद के दिल में इसी नाजुक सूरत में भी आ गया और वो अपनी सोच पर पहली बार हंस पड़ा। उसके साथ बैठी उसकी बीवी उसके हंसने पर उसे देखने लगी जैसे उसकी दिमागी हालत पर उसे शुबा हो। उसे कुछ कुछ शक होने लगा कि इन पे दर पे नामुनासिब हालात का असर कहीं उसके शौहर के दिमाग पर न हो गया हो। लेकिन दूसरे लम्हे उसे अपना ख्याल बदलना पड़ा, क्योंकि मंजूर अहमद ने उन सबको उस लड़की की जानिब इशारा करके असल बात बताई जिस पर उसे हंसी आई थी। अब वो सब भी दूर नजर आने वाली उस लड़की की जानिब देख रहे थे। मंजूर अहमद ने उस लड़की से फासला रखते हुए गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी और उस लड़की के दरमियान का फासला कम होता जा रहा था। समझ से बालातर था कि वो लड़की खड़ी थी या चल रही थी, क्योंकि गाड़ी उसके नजदीक हो रही थी और वो लड़की चलती नजर आने के बावजूद आगे क्यों नहीं जा रही थी। जब उनके और लड़की के दरमियान फासला तकरीबन 15 फीट के करीब रह गया तो लड़की ने अचानक अपना चेहरा गाड़ी की तरफ घुमाया। उफ खुदाया, उस लड़की की आंखें बेनूर थी। उसकी आंखों की स्याह पुतलियों की जगह सफेद सफेद आंखें उन्हें यूं घूर रही थी जैसे वो सबको गाड़ी में बैठे होने के बावजूद अच्छी तरह देख रही हो। उसके बाल हवा में ज्यादा उड़ने लगे और फिर उसने अपने दोनों हाथों को यूं पर उठाया जैसे तस्वर में किसी की गर्दन दबोच रही हो। उसके हाथों की उंगलियों के लंबे नाखून 6-6 इंच के तो जरूर होंगे और 1-1 इंच के करीब मुड़े हुए थे और यूं ऊपर उठे थे जैसे वो भी उछलकर उनमें से किसी की गर्दन दबोच लेगी। वो सब जो बड़ी मुतजस्सिस नजरों से उसे देखने में मसरूफ थे। यूं अचानक पलटकर उसके चेहरे को देखा तो उन सब के मुंह से खौफ के मारे चीखें निकल गईं और मंजूर अहमद खुद भी खौफजदा हो गया और स्टीयरिंग उसके हाथ से छूटता छूटता बचा, वरना गाड़ी दाएं तरफ दरख्तों से टकरा जाती।
उसने गाड़ी को कंट्रोल करते हुए अपने हवास पर काबू पालते हुए जल्दी से गियर बदला और गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए उसे उस लड़की से टकराने के बजाय आगे बढ़ा दिया। वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। शायद इसी सूरत-ए-हाल के लिए लड़की तैयार नहीं थी और उछलकर एक जानिब झुकी और दूसरे लम्हे गाड़ी शाई की आवाज से उसके नजदीक से निकल गई। और उन्होंने जब बैक मिरर में देखा तो वो उन्हीं की तरफ देखकर गुस्से से तिलमिला रही थी। जाहिर है शायद अपने शिकार को यूं हाथ से निकलते देखकर शिकारी कब चैन से बैठता है। और फिर चंद ही लम्हों में उससे काफी दूर निकल आए। मंजूर अहमद ने गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी और फिर कुछ मिनटों के बाद उन्हें शाम नगर के मकानात नजर आने लगे। ये देखकर उन्हें सुकून का सांस मिला। छोटी सड़क सीधी शाम नगर के अंदर तक जाती थी, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं थी। और फिर कुछ ही देर में वो सड़क से उतरकर उस गली में दाखिल हो गए जहां शादी वाले घर में उनका बड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा था। अगर किस्मत उनका साथ ना देती तो शायद उस वक्त वो सब खुशियों के गीतों की जगह एक सफे मातम बिछवाने का सबब बन जाते। किसी ने सच कहा है, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। उन्होंने जब सारा वाकया शाम नगर में अपने रिश्तेदारों को बताया तो उन्होंने उन्हें सख्ती से रात के वक्त सफर करने से मना कर दिया, क्योंकि इस तरह के कई खौफनाक वाकयात शाम नगर के इन जंगलों में पेश आ चुके थे। उसके बाद मंजूर अहमद ने रात के वक्त हमेशा सफर करने से तौबा कर ली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए।